अरबी मालिक हर रात घोड़ियों का दूध पीता। जो लड़की मालिक को घोड़ी का दूध पिलाती, अगली सुबह उसे 10,000 दिरहम मिलते। मैं भी इसी अरबी के फार्म हाउस पर काम करती थी। एक रात सोचा आज मैं अरबी को दूध पिलाती हूँ, 10,000 दिरहम भी मिल जाएंगे। मगर इस रात मेरे होश उड़ गए कि अरबी ने 10,000 दिरहम देकर शादी से पहले ही। मैं जानती थी कि मेरे पति की नौकरी दुबई में है, लेकिन जब मैंने ये सुना कि शादी के बाद वे मुझे भी दुबई ले जाएंगे तो मेरी खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहा था। मैं गांव की सीधी सादी भोली भाली लड़की थी। मैंने तो आज तक शहर नहीं देखा था, और दुबई ये तो बहुत बड़ा था। जब से मुझे ये मालूम हुआ था कि अमन मुझे शादी के बाद दुबई ले जाएंगे, मैं तो अपनी सहेलियों के सामने इतराई इतराई फिरती थी। लगता था कि हवाओं में उड़ रही हूँ, बल्कि मैं बेतहाशा खूबसूरत और हसीन लड़की थी, और अमन की माँ मेरे हुस्न पर ही फिदा हुई थी। वह मेरी माँ की दूर की मौसी की बेटी थी, लेकिन वह लोग शहर में रहते थे। मैं तो यूं ही बड़ी खुश थी कि चलो गांव से जान छूटी, मैं शहर में रहूंगी। लेकिन जैसे ही अमन ने मेरी तस्वीर देखी, वह तो शायद मेरी मोहब्बत में दीवाना ही हो गया था। कहने लगा बीवी को दुबई साथ लेकर जाऊंगा। जब मेरी सास ने मुझे खबर सुनाई थी, मेरे तो पैर ही जमीन पर नहीं टिक रहे थे। मेरी सहेलियां मुझसे जल रही थी और हसरत भरी निगाहों से देख रही थी। कहती थी समायरा, तेरी तो किस्मत बड़ी चमकी है, तो सीधी विदेश में मैम बन जाएगी। यह सुनकर खुद ब खुद ही मेरा दिमाग 7वें आसमान पर चढ़ जाता था। अपनी शादी की तैयारी पर मैंने सारे जोड़े शहर से ब्रांडेड और कीमती मंगवाए थे। मैंने कहा ये चमकते दमकते जोड़े दुबई में किसी को पसंद नहीं आने हैं, मैं तो वैसे भी वहां जाकर मेम साहब बन जाना है। बहरहाल जैसे जैसे मेरी शादी का वक्त करीब आ रहा था, मुझे ये घड़ियां भी बहुत प्यारी लग रही थी। मैं तो चाहती थी कि ये वक्त हवा की तरह उड़ जाए और मैं भी हवा में उड़ती हुई अमन के साथ दुबई पहुंच जाऊं। मेरी शादी हुई और मैं गांव से शहर आ गई। शहर का घर अमन का बस 3 कमरों का था। हालांकि गांव का घर काफी खुला और बड़े सहन का था। शुरू शुरू में तो मुझे शहर के छोटे से डिब्बेनुमा घर में बड़ी घुटन का एहसास हुआ, लेकिन बहरहाल तसल्ली थी कि ये मेरे हमेशा के लिए रहने का नहीं है, मुझे तो दुबई जाना है। छोटे छोटे कमरे थे, जिसमें से एक कमरा मेरा और अमन का था। बहरहाल रात को अमन मुझसे मोहब्बत भरी बातें करता और मैं उसे दुबई के किस्से सुनाने लगती, क्योंकि मेरी सारी दिलचस्पी इस वक्त दुबई में थी। अमन ने भी मेरा वीज़ा लगने के लिए दे दिया। बस अब मैं दिन रात दुआएं करती थी कि जल्द से जल्द मेरा वीज़ा लग जाए और मैं दुबई चली जाऊं। इतनी मेहनत मशक्कत कर करके आखिरकार वह दिन भी आ गया कि जिस दिन मुझे अमन ने मेरे वीज़ा लग जाने की खुशखबरी सुनाई। इस दिन तो मुझे लगा कि मैं पूरी दुनिया को ही जीत चुकी हूँ। मैं इतनी खुश थी कि शायद मेरे पास अपनी खुशी को लफ्ज़ों में बयां करने के लिए अल्फाज नहीं थे। बहरहाल वो वक्त भी आ गया था। मैंने पहली बार एयरपोर्ट देखा और फिर वहाँ से जहाज़ का सफ़र। जहाज़ में बैठते ही मुझे खौफ ने घेर लिया था। जब प्लेन उड़ने लगा तो मेरा दिल ही बैठने लगा था। मैंने अमन का हाथ मजबूती से पकड़ लिया, लेकिन कुछ देर बाद ही प्लेन के बाहर के नज़ारे देखकर मैं अपने होशो हवास खो बैठी थी। मुझे अपनी आंखों पर यकीन नहीं आ रहा था। मेरा अमन के साथ पहला सफ़र था जो बहुत खूबसूरत गुजरा था। मैंने अमन से कहा कि मुझे पूरी दुबई की सैर करवाओ। वह भी सर हिलाकर मेरी हर बात पूरी करता। जैसे ही हम दुबई के एयरपोर्ट पर पहुंचे, मेरा ख्याल था कि अमन की कोई गाड़ी आएगी और हमें बैठाकर अपने साथ एक लग्जरी से अपार्टमेंट में ले जाएगी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ था। अमन ने एक टैक्सी रोक कर उसमें सामान रखा। मैं पिछली सीट पर अमन के साथ ही बैठ गई। अमन से पूछने लगी कि उसका घर कैसा है, कहीं शहर के घर की तरह छोटा सा तो नहीं, क्योंकि मुझे गांव के खुले बड़े सहन और बड़े बड़े कमरों में रहने की आदत थी। अमन ने मुझे कोई जवाब नहीं दिया। कहने लगा तुम खुद जाकर देख लेना। टैक्सी का सफ़र शुरू हुआ और टैक्सी एक बंगले के सामने जाकर रुक गई। थोड़ा सा ताज्जुब भी हुआ कि मेरा पति इतना अमीर है, दुबई में बंगले में रहता है, तो फिर गांव में इतना छोटा सा फ्लैट क्यों। मैं अभी भी यही सोच रही थी कि मेरे पति ने मुझे टैक्सी से नीचे उतरने के लिए कहा। मैं टैक्सी से नीचे उतर गई। अमन ने अपना सामान टैक्सी से निकाला और टैक्सी वाले को किराया देकर चलता किया। अभी मैं पूछ रही थी कि अमन, इतना बड़ा बंगला आपका है, कि इसी वक्त चौकीदार ने दरवाज़ा खोला और अमन से कहने लगा कि तुम्हें साहब ने कहा भी था 1 हफ्ते में वापस आ जाना है, और तुम पूरा महीना वही लगा कर आ रहे हो।
चौकीदार ने बड़े सख्त आवाज़ से अमन से बात की थी। अमन ने कहा कि मेरी शादी थी, इसलिए 1 महीना लग गया और ये मेरी बीवी है। आज के बाद ये भी मेरे साथ इस घर में नौकरी करेगी। यह सुनकर तो मेरे होश उड़ गए थे। तो क्या अमन इस बंगले में मुझे नौकरी करने के लिए लाया था? और अमन इस बंगले में नौकरी करता था और मुझे भी दुबई एक नौकरानी बना कर लाया था। ये सब कुछ जानकर तो मुझे लगा कि मैं चक्कर खाकर बेहोश हो जाऊंगी। मैं गिरते गिरते बची थी कि अमन ने मेरा बाजू पकड़ा और चौकीदार ने दरवाज़ा खोला तो हम दोनों बंगले के अंदर चले गए। वह बंगला नहीं, बहुत बड़ा महल था, इतना बड़ा कि शायद मैं इसका अंदाज़ा भी नहीं लगा सकती थी। इस बंगले के अंदर एक बहुत बड़ा फार्म हाउस भी था। बहरहाल गेट से लॉन्च के दरवाजे तक जाते हुए हमें 10 मिनट चलना पड़ा। इतना बड़ा बगीचा और बंगला था कि जहाँ तक निगाह गई वहाँ तक फैला हुआ था। जब हम दोनों लॉन्ज में पहुंचे तो सामने बड़े से सोफे पर एक अरबी बैठा हुआ था। इसकी उम्र 40 के लगभग थी, सफ़ेद कपड़े पहने हुए। अमन को देखकर गुस्से से कहने लगा, अगर तुम आज भी वापस ना आते तो मैं तुम्हें नौकरी से निकाल देता। अमन हाथ जोड़कर उसके सामने माफ़ी मांगने लगा, कहने लगा कि शादी थी मेरी और बीवी का वीज़ा नहीं लग रहा था और आपने कहा था कि घोड़े की देखभाल के लिए आपको एक नौकरानी चाहिए जो कि बाहर से हो, इसलिए बीवी का वीज़ा लगने में 1 महीना लग गया। अमन की बात में मेरे लिए बहुत बड़ा राज छिपा था। अमन मुझे नौकरी के लिए यहाँ लाए थे, वह भी घोड़े की देखभाल के लिए। मेरा जी कर रहा था कि मैं फूट फूट कर रोने लगूं। तो ये भी मेरी किस्मत थी जिस पर मैं गांव के लोगों के सामने इतराती फिर रही थी, बड़ी बड़ी फेंक रही थी। इन सब के बावजूद मेरी आंखों से आंसू बहने लगे थे। इस अरबी आदमी ने मुझ पर अजीब सी नजर डाली और कहने लगा, ठीक है, क्वार्टर में जाकर आराम करो। कल से अपनी बीवी से कहना कि घोड़ा और घोड़ियों की देखभाल वही करेगी। अरबी का अंदाज बड़ा अजीब सा था। ये कहकर वह चला गया। अमन मुझे फिर से बाहर क्वार्टर की तरफ ले गया। जैसा कमरा शहर के फ्लैट में था, उससे भी छोटा कमरा हमारा क्वार्टर था जहां मुझे और अमन को रहना था। मैंने बड़ी हैरत से अमन को देखा, मगर वह तो जज्बात से अलग ही शख्स लग रहा था। मैंने कहा, इसलिए आप मेरा दुबई का वीज़ा लगवाना चाहते थे? क्या मैं कोई नौकरानी हूँ जो यहाँ पर काम करूँगी? पूरे गांव में मेरे बाबा के ठाठ खत्म नहीं होते। मैं यहाँ पर घोड़ों का अस्तबल संभालूंगी। मेरी बात सुनकर अमन मुझे गौर से देखने लगे, कहने लगे कि किसी जागीरदार की बेटी नहीं हो तुम। अपने घर में भी तुम गाय भैंस ही पालती आई हो, यहाँ भी तुम्हें बस ऐसा ही काम करना है। देखो, तुम कोई नवाबजादी नहीं हो। अगर मैं दुबई में अच्छे पैसे कमा रहा होता तो तुम्हारा क्या ख्याल है? तुम जैसी गांव की जाहिल लड़की से शादी करता, यही दुबई की किसी शहजादी से ना कर लेता। अमन की बातें सुनकर मेरे सारे ख्वाब चकनाचूर हो गए थे। पहले तो मैं जी भरकर रोई और अफसोस करने लगी। मुझे इस बात का भी अफसोस था कि अमन ने मुझे एक बार भी झूठी तसल्ली नहीं दी, बस चुपचाप खामोशी से मुझे रोते देखता रहा। फिर क्वार्टर से बाहर निकल गया। मैंने इस छोटे और डिब्बानुमा कमरे को बड़ी नफरत से देखा, लेकिन मैं क्या कर सकती थी, इसलिए मैंने अपनी जिंदगी के साथ समझौता कर लिया। जाहिर है, जैसी तैसी भी थी जिंदगी तो मुझे अमन के साथ ही गुजारनी थी। नौकरों का खाना अलग ही बनता था और ज्यादातर दाल सब्जी ही मिलती थी। बस इतवार के दिन बिरयानी खाने को मिलती थी। अगले ही दिन अमन मुझे वहां पर बने हुए फार्म हाउस में ले गए जहां घोड़े का अस्तबल था। एक नज़र तो अरबी नस्ली घोड़े देखकर मेरी आंखें चुंधिया गई थी, लेकिन वह घोड़ी जो खूबसूरती में अपनी मिसाल रखती थी, सेहत में भी, पर मुझसे घोड़ों से डर लगता था। मैं तो गांव में आज तक तांगे पर नहीं बैठी थी। बहरहाल मुझे सारा काम वहां मौजूद एक नौकर ने समझा दिया। मुझे घोड़े को खाना खिलाना था और उन घोड़ों की खासियत ये थी कि वह खूबसूरत लड़की के हाथों से ही चारा खाते थे। नौकर ने यह भी कहा कि अरबी को अपने घोड़े और घोड़ियों से बड़ी मोहब्बत है। बहरहाल मैं खिदमत पर लग गई थी, लेकिन मेरे लिए अजीब बात यह थी कि वह अरबी रोज़ाना अलग किस्म की घोड़ियों का दूध निकलवा कर एक डोलची में डलवाता और 2 खूबसूरत लड़कियां वह दूध अरबी के कमरे में ले जाती। सुबह नौकरों से मुझे सुनने को मिला कि रात जो लड़की अरबी के लिए दूध लेकर गई थी, अरबी ने उसे लाखों दिरहम दिए हैं। यह सुनकर मेरा दिमाग चकरा कर रह गया। जाहिर सी बात है, उस अरबी ने रात को उस लड़की के साथ कुछ अच्छा सलूक तो नहीं किया होगा, लेकिन मैं इस वक्त दंग रह गई थी जब मैंने ये सुना कि वह अरबी लड़की के साथ कुछ भी गलत काम नहीं करता। पहले तो मुझे इस बात पर यकीन ही नहीं आया, क्योंकि ऐसा मुमकिन ही नहीं था। लेकिन एक बार जब रात को मैंने घोड़े का दूध निकाल कर डोलची में डाला
तो वहाँ आने वाली खूबसूरत और हसीन लड़कियों से पूछ ही लिया कि रात अरबी उनके साथ क्या करता है। मेरी बात सुनकर वह कहने लगी कि कुछ भी नहीं, बस गिलास में दूध डलवाता है और पीता रहता है, और जैसे ही दूध खत्म होता है बिस्तर पर लेटकर सो जाता है, और सुबह होते ही लाखों दिरहम हमारे हाथ में रखकर हमें भेज देता है। मेरे लिए बात बहुत अनोखी थी। बहरहाल मैंने इस बात को ज्यादा सीरियस नहीं लिया और अपने काम से काम रखने लगी। लेकिन मेरे गुस्से की इंतहा इस वक्त बढ़ गई जब मेरी तनख्वाह के सारे पैसे भी अमन ने अपने घर वालों को भिजवा दिए। इस दिन मेरी अमन से खूब लड़ाई झगड़ा हुआ। मैंने कहा कि वह होता कौन है मेरी मेहनत के पैसे को अपने घर वालों को पास भेजने वाला। मेरी बात पर अमन नाराज हो गया और कहने लगा कि तुम मेरी बीवी हो, तुम्हारी हर चीज पर मेरा हक है, और यहाँ पर नौकरी तुम्हारे बाप ने नहीं लगवाई, मैंने तुम्हारी नौकरी लगवाई है। मुझे अमन की बात सुनकर अफसोस भी हुआ और गुस्सा भी आ रहा था। पूरा दिन मेहनत मैं करूं और पैसे वो खा जाए। घर संभालने के मामले में मैं शुरू से ही कामचोर किस्म की लड़की थी। अपने घर में बहुत ही मुश्किल से किसी काम को हाथ लगाती थी। माँ कोसने देती और मैं उनके कोसने सुन लेती थी, लेकिन काम नहीं करती थी। इसके बावजूद मैं दुबई में घोड़ों की सेवा कर रही थी। मेरे हाथ में क्या आ रहा था? कुछ भी नहीं। अगली सुबह मैंने अमन से साफ कह दिया कि मैं घोड़ों के अस्तबल में काम नहीं करूंगी। वह मुझे वापस मेरे घर भेज दे और यहाँ किसी और नौकरानी का इंतजाम करे। मेरी बात सुनकर अमन हंसने लगा, कहने लगा कि भूल जाओ कि 5 साल से पहले तुम अपने घर जा सकती हो। तुम यही रहोगी और यही काम करोगी, और अगर तुमने नखरे दिखाने की कोशिश की तो मैं तुम पर हाथ उठाने से भी शर्म नहीं करूँगा। मैं नहीं जानती थी कि अमन किस किस्म का इंसान भी हो सकता है। वक्त यूं ही गुजरने लगा। एक बार मैं घोड़ियों का दूध डोलची में डाल रही थी कि वह अरबी अस्तबल में आ गया। काफ़ी देर मुझे हैरानी से देखता रहा, फिर मेरे पास आकर खड़ा हो गया। कहने लगा, तुम अमन की बीवी हो? मैंने कहा, जी मालिक, मैं अमन की बीवी हूँ। कहने लगा, खूबसूरत हो, तुम्हें इस काले अमन में नजर क्या आया? यही कहते हुए मेरे चेहरे को पढ़ने की कोशिश करने लगा। फिर अपनी तारीफ सुनकर औरत पिघल जाती है। मैंने कहा, बस मेरी किस्मत फूटी थी जो अमन से मेरी शादी हो गई। मेरे मुंह से सुनकर बहुत सीरियस हो गया। कहने लगा, क्या बात है, तुम अपने पति से खुश नहीं हो? मैंने कहा कि वह मुझे धोखे से यहाँ लाया है। मैं अपने गांव में बड़ी ठाट बाट की जिंदगी गुजारती आई हूँ। वो मेरी बात सुनकर जरा सा मुस्कुराया और फिर उसे क्या सूझी कि उसने अपने बटुए निकाले और मुझे 1000 दिरहम का नोट दिया। कहने लगा, और पैसों की जरूरत हो तो मुझसे कहना। ये कहकर वह वहाँ से चला गया। मैं हैरत की तस्वीर बनी खड़ी थी। मैंने वह बात अमन से भी छुपा ली, लेकिन ऐसी मेहरबानियाँ वो दिन ब दिन करने लगा था। लेकिन अमन मुझे समझाता कि उस अरबी से जरा दूर रहना। मैंने कहा, क्यों? कहने लगा, ये आदमी अच्छा नहीं है, इसके सामने कभी मेरी बुराई मत करना। हम दोनों के बीच जो भी लड़ाई झगड़ा है वह अपनी जगह है, लेकिन कभी भी अपनी कमजोरी इस आदमी के सामने मत रखना। अमन काफी सीरियस होकर ये बात कह रहा था, लेकिन मेरा दिल डर के झटके खाने लगा था कि मैं तो अमन की सारी बातें उसे बता चुकी थी, और फिर मुझे मुफ्त में पैसे खाने की आदत भी पड़ चुकी थी। एक दिन अमन ने मेरी माँ से मेरी बात करवाई तो माँ कहने लगी कि छोटी बहन का रिश्ता तय हो गया है और मैंने तुम्हारी बड़ी तारीफें की है, इसलिए शादी पर जरूर पहुंच जाना है। ये बात जब मैंने अमन से कही तो उसने साफ इनकार कर दिया कि वह अभी वापस नहीं जा सकता, ना ही मुझे लेकर जाएगा। मैं यहाँ पर नहीं रहना चाहती थी। मुझे हर कीमत अपनी बहन की शादी देखनी थी और अपने घर जाना था। इसलिए घोड़ियों का दूध निकाल के जब मैंने डोलची में डाला तो मैंने सोच लिया था कि इस बार अरबी को दूध का डोलची कमरे में मैं देने जाऊंगी। वह मुझे लाखों दिरहम देगा और इसी समय अपनी टिकट कटवा कर वापस लौट जाऊंगी। रात के वक्त मैंने डोलची दूध से भरी तो खूबसूरत सी लड़की मुझसे वह डोलची लेने आ गई। मैंने कहा, हटो पीछे, आज अरबी मालिक को दूध की डोलची मैं देने जाऊंगी। यह सुनकर उसने हैरत से मुझे देखा था। फिर मेरे पास आकर कहने लगी, हाँ जाओ, लेकिन बहुत पछताओगी। ये काम तुम्हारी जैसी लड़की के बस का नहीं। इसके बाद जो कुछ उसने मुझे बताया, मैं गुमसुम सी खड़ी रह गई थी। वह लड़की मुझसे बात करके जा चुकी थी। दूध की डोलची मेरे हाथ में थी। जब नौकरानी ने मुझे कहा कि तुम इस लड़की को वापस भेजो जो अरबी के पास दूध की डोलची लेकर जाओ, वह तुम्हारा इंतजार कर रहा है। लेकिन न जाने क्यों मुझे अपना एक एक कदम भारी लग रहा था। जैसे जैसे मैं अरबी के कमरे की तरफ कदम बढ़ा रही थी,
मुझे लग रहा था कि जो मैं करने जा रही हूँ वह गलत है, और अरबी इतना भी शरीफ इंसान नहीं है। वह ऐसा इंसान था जो सच में लड़कियों की मजबूरी से पूरा पूरा फायदा उठा सकता था। इसकी मुझ पर पहले से ही नजर थी, और इसी ने जानबूझकर लड़कियों को झूठ बोलने के लिए कहा था कि अरबी उन्हें रात भर कुछ नहीं कहता और सुबह लाखों रुपए देता है। सारी हकीकत जानकर भी अपने पैरों पर कुल्हाड़ी नहीं मार सकती थी। मगर इसी सोच में एक औरत आई और मुझे अंदर चलने को कहा। दूध का डोल मेरे हाथ में था। सामने अरबी सोफे पर बैठा था। अचानक मुझे अपने पीछे दरवाजा बंद होने की आवाज आई। वह औरत जा चुकी थी। अरबी ने हाथ के इशारे से मुझे सोफे पर बैठाया। मैंने डोल साइड पर रखी और घबराते हुए साइड में सिमट कर बैठ गई। अभी मैं सोच ही रही थी कि अरबी ने कुछ गलत करने की कोशिश की तो मैं दूध की डोल उठाऊंगी और उसके सर पर दे मारूंगी और खुद यहाँ से भाग जाऊंगी। मगर वह लगातार मेरी आंखों की पुतलिया पर गौर कर रहा था। शायद वह सच में चेहरे पढ़ने का फन जानता था। वह समझ चुका था कि मैं क्या करने वाली हूँ। फिर अरबी ने अपनी टेबल की साइड से नोटों की गड्डी उठाई और मेरे सामने रखकर कहने लगा, तुम्हारे पास दो ऑप्शन हैं, चाहे तो ये नोट पकड़ो और फिर मुझे दूध पिलाओ। मैं इसकी बात का मतलब समझ चुकी थी, और हाँ, अगर जाना चाहो तो किसी ने रोका नहीं है। दरवाज़ा खुला है, तुम जा सकती हो। वैसे भी मैं ज़बरदस्ती का आदी नहीं हूँ। मैंने नोट उठाकर गिने। वे सच में 10,000 दिरहम थे। मैंने वह नोट इसके हाथ में पकड़ कर कहा, मालिक, आपने गलत बोतल को मुंह लगाने की कोशिश की है। माफ़ कीजिएगा। आपके पैसे आपको ही मुबारक। मैं कल अपने वतन वापस जा रही हूँ। मुझे अपनी इज्जत बहुत प्यारी है। मैं खामोशी से वहाँ से चली आई थी। अपने पति अमन के पास वे जैसा भी था मेरा अपना था, मेरा पति था और मेरा रखवाला था। वो जैसे हिफाजत मेरी कर सकता था कोई नहीं कर सकता था। मैंने अमन को सारी हकीकत बता दी। अमन ने वे नौकरी छोड़ दी और मुझे वापस हमारे घर ले आया। धन्यवाद दोस्तों। उम्मीद करती हूँ आप सबको मेरी ये कहानी पसंद आई होगी।